हेलो दोस्तों, डॉक्टर हृदय शर्मा ऑनलाइन जीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया कि हमने मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृति को लेकर एक सीरीज आरंभ की है और इसी सीरीज के अंतर्गत जो पहला अध्याय है वह है मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पुरातत्व उत्खनन संबंधी स्थल। यह सीरीज मध्य प्रदेश लोक सेवाएं की प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो व्यापम के अंतर्गत ली जाती हैं, चाहे वह एसआई हो, पुलिस कांस्टेबल हो अथवा पटवारी या अन्य परीक्षा हो, उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो आइए हम चल रहे हैं इसी में ही। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में पुरातत्व उत्खनन संबंधी महत्वपूर्ण पुरास्थल के अंतर्गत हमने लगभग 13 महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों के बारे में चर्चा की है और उनके बारे में आपको विस्तार से बताया है। अब उसी के अंतर्गत 14वें नंबर का है ग्यारसपुर। आइए जानें। ग्यारसपुर जो है ये विदिशा के पास स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1933 में आरंभ हुआ था। ग्वालियर राज्य पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में या निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। उस समय ग्वालियर राज्य अलग था, ब्रिटिश काल था उस समय। अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हो रही है वह हम जानें। सालभंजिका, सबसे पहले हम जानते हैं सालभंजिका के बारे में। सालभंजिका के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीलिम्स में भी आ चुके हैं, मेंस में भी आ चुके हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। सालभंजिका क्या है? दरअसल सालभंजिका नारी मूर्ति शिल्प की एक उत्कृष्ट शैली है। सालभंजिका का जो समय है ये 8वीं 9वीं शताब्दी का ही मूर्ति है और यह समय जो है राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल के नाम से हम जानते हैं। सालभंजिका को द ग्यारसपुर लेडी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मूर्ति ग्यारसपुर से उत्खनन में प्राप्त हुई थी। वर्तमान में यह मूर्ति जो है गुजरी महल संग्रहालय है ग्वालियर का, उसमें रखी हुई है और भारत सरकार पुरातत्व विभाग ने इसका 1 करोड़ रुपए का बीमा करवा रखा है क्योंकि चोरों की और तस्करों की नजरें इस मूर्ति पर हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है इसकी। ग्वालियर में जब आप आए तो इसको आप देख भी सकते हैं। इस मूर्ति को इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोनालिसा विश्वविख्यात चित्रकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची का एक चित्र है। लियोनार्डो दा विंची का विश्वविख्यात चित्र है ये और लियोनार्डो दा विंची के थे, इटली के रहने वाले थे। तो उनकी जो है चित्र है उसके साथ इसकी तुलना की गई है, इसलिए इसे इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। अब जानें सालभंजिका के बारे में। जैसा कि मैंने अभी चर्चा में आपको बताया कि सालभंजिका नारी मूर्ति शिल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, एक उत्कृष्ट शैली है। यह जो शैली है ये त्रिभंज मुद्रा में है। इस मुद्रा में नारी देह 3 मोड़ों पर टूटती है। वे हैं वक्ष स्थल, कटी स्थल और नितंब। इन्हें इसमें बड़ी कमनीयता और उत्कृष्टता के साथ उकेरा जाता है। ये त्रिभंज शैली है। सालभंजिका का अर्थ होता है साल वृक्ष की डाली को तोड़ना, भंजिका नहीं तोड़ना। जब हम इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह नारी जो है वह साल वृक्ष की डाली को पकड़े हुए है। इसमें जो नारी है वह आभूषण पहने हुई है और इसके मुख पर एक मोहक मुस्कान दिखाई पड़ रही है। इसे किसी भी कोण से हम देखेंगे तो इसके चेहरे पर एक मुस्कान हमें दिखाई पड़ती है जो एक उत्कृष्ट शिल्प का उदाहरण है। और यह जो सालभंजिका की जो मूर्ति है बड़ी कमनीयता के साथ इसको उकेरा गया है और यह हमें मौर्यकालीन
जो मूर्ति है एक दीदारगंज से प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं हम? चामर ग्रहणी यक्षी की मूर्ति कहते हैं। उसके साथ इसको हम देख सकते हैं और ये हमें दीदारगंज की इस चामरग्राही यक्षी की मूर्ति की याद दिलाता है। इस मूर्ति के भी अंग प्रत्यंग अत्यंत विकसित अवस्था में दिखाई गए हैं। इन दोनों ही मूर्तियों को आप जो नेट पर सर्च कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सालभंजिका कौन थी? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठ रहा है कि सालभंजिका कौन थी है। सालभंजिका कौन थी, इसको लेकर इतिहासकारों में, विद्वानों में परस्पर मतभेद है। इसके अलग अलग मत हमें दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ इतिहासकारों, विद्वानों का मानना है कि यह वन देवी है, तो कुछ अन्य इतिहासकार इसे गौतम बुद्ध की माता माया या महामाया के साथ संबंध करते हैं। बौद्ध साहित्य से हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध की जो माता माया अपने मायके देवदह जा रही थीं, तो बीच मार्ग में लुम्बिनी, जिसे रुम्बिनी देवी कहा जाता है, वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तब उसकी माता ने त्रिभंज मुद्रा में थी, यानी गौतम बुद्ध को उनकी माता ने त्रिभंज मुद्रा में जन्म दिया था, तो इसे गौतम बुद्ध के साथ भी जोड़ा गया है। तीसरा जो है मत आता है, वह ये कह रहा है कि गुप्त काल में गांव की एक प्रथा के अनुसार एक सुंदर जो युवती होती थी गांव की, उसे साल वृक्ष को पैरों से छूना होता था। जीरो फिगर वाली उस युवती को किसी कारीगर ने, किसी शिल्पकार ने मूर्ति शिल्प का रूप दे दिया और तभी से यह प्रचलन में आना आरंभ हुई। तो इस तरीके से इसके ये तीन मत हमें मिलते हैं। सालभंजिका की जो मूर्तियां हैं कई जगह से प्राप्त हो रही हैं। हेलेविट से प्राप्त हो रही हैं, बेलूर से प्राप्त हो रही हैं, होयसल मंदिरों हैं उनसे भी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा जो सांची का पूर्वी तोरण द्वार है उससे भी प्राप्त हो रही है। जहाँ हेलेविट, बेलूर और होयसल के मंदिर बाद के हैं, लेकिन सांची का पूर्वी जो तोरण द्वार है वह मौर्य काल और सुंग काल के समय का ही हमें जान पड़ रहा है और हमें मालूम है इसके बारे में। तो इससे ये पता चलता है कि सालभंजिका जो मूर्तियां हैं वह 8वीं 9वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 2000 वर्ष पूर्व ही बनना आरंभ हो गई थी। इससे एक बात और पता चलता है कि ये जो जीरो फिगर का कंसेप्ट है जिसे हम पाश्चात्य मानते हैं वह पाश्चात्य नहीं है और नया नहीं है। हमारे भारतीय जो इतिहास है, ग्रंथ हैं, उनमें इसको हम देख सकते हैं और मूर्ति शिल्प में तो हमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सालभंजिका के बाद बाजरा मठ है, इसे वज्र मठ भी कहते हैं। इसमें त्रिदेव प्रतिमाएं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की हैं, लेकिन इसमें विष्णु हैं वह सूर्य के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, यानी विष्णु की जगह सूर्य नारायण की इसमें प्रतिमा दिखाई पड़ रही है। माला देवी या माला देवी मंदिर, इसका निर्माण उदयादित्य के समय हुआ था, जो राजा भोज के एक वंशज हैं। जैसा कि हम जानते हैं राजा भोज परमार वंश के हैं, तो यह माला देवी या माला देवी मंदिर परमार शासक उदयादित्य ने निर्मित करवाया था। यह मंदिर जो है मूलतः किसी देवी का ही मंदिर है, लेकिन बाद में इसमें जैन मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई हैं। अन्य देवी देवताओं की जो है भग्न अवशेष अवस्था में मूर्तियां हमें दिखाई पड़ रही हैं। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की यहाँ पर हमें 6 फीट की एक मूर्ति मिलती है। हिंडोला यानी हिलना या झूलना तोरण द्वार भी हमें यहाँ से ग्यारसपुर से प्राप्त होता है। ऐसा लगता है क्योंकि यह विष्णु का कोई विशाल मंदिर है, उसका ये तोरण द्वार है। इस तोरण द्वार से विष्णु के 10 अवतार की हमें झांकियां दिखाई पड़ रही हैं। यक्ष यक्षिणियों की सुंदर सुंदर प्रतिमा भी यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। इसके पास में ही 4 स्तंभों वाला एक मंडप भी दिखाई पड़ रहा है। जो मंडप है वह काफ़ी भव्य है। इसी से पता चलता है कि यहाँ जो मंदिर रहा होगा
वह काफ़ी भव्य रहा होगा। गयासुद्दीन तुगलक का यहाँ से एक तांबे का सिक्का भी हमें मिल रहा है। ये गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक नहीं है, ये मालवा के एक स्थानीय राजा हैं गयासुद्दीन तुगलक, उनका ही तांबे का सिक्का है। यहाँ से 3 राजाओं के लेख भी मिल रहे हैं, अभिलेख मिले हैं, शिवगढ़ के, महेंद्रपाल के और चामुंडराज के, जिनके बारे में और ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो ग्यारसपुर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है ग्यारसपुर लेडी। इसके बारे में कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। माला देवी या माला देवी की जो मंदिर है वह दिखाई पड़ रहा है, इसके बारे में पूछा जा चुका है। हिंडोला तोरण द्वार भी पूछा जा चुका है, इन्हें हमें देखना है। अगला प्रातत्व उत्खनन का स्थल है महेश्वर और नर्मदा टोली। ये पश्चिम निर्माण में नर्मदा के तट पर है। नर्मदा के एक तट पर महेश्वर है तो दूसरे तट पर ठीक सामने नर्मदा टोली दिखाई पड़ता है। इसका उत्खननकार 1952 से 57 के बीच में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और पुरातत्वविद हैं, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, एच.डी. सांकलिया, उनके द्वारा किया गया था, जो डेक्कन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से संबंधित रहे। यहाँ से हमें पूर्व पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल के हमें यहाँ से अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। पूर्व पाषाण काल की जो विशेषता है उनमें मैंने आपको बताया कि चापर, चोपिंग, पेबल और हैंडेक्स प्राप्त हो रहे हैं उपकरण के रूप में। इसके अलावा यहाँ से उनके थोड़े बहुत बसाहट के चिन्ह भी हमें मिले हैं। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का भी महेश्वर और नर्मदा टोली एक केंद्र रहा है। यहाँ से ताम्र पाषाण काल के उपकरण भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से टोंटीदार जो बर्तन है, बर्तन यानी मृदु भांड, मिट्टी के बर्तन हैं, उसके टुकड़े भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। जोरबे वेयर, जोरबे दैमाबाद नेवासा क्षेत्र जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर एक अलग संस्कृति थी। वहाँ जो एक अलग शैली के मृदु भांड बनते थे जिसे जोरबे वेयर कहा गया है। ये जोरबे वेयर लाल रंग के मृदु भांड पर काले रंग की चित्रकारी उत्कीर्ण की जाती थी, उस प्रकार के थे। अर्थात लाल रंग के बर्तन थे, ये मृदुभांड थे जिन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। तो जोरबेवेयर भी मिल रहे हैं हमें। जैसा कि हम जानते हैं कि महेश्वर जो है वो अवंती महाजनपद की दूसरी राजधानी माना गया है। अवंती महाजनपद की 2 राजधानियाँ थीं और ये अवंती महाजनपद बेत्रवती यानी बेतवा नदी का 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी थी महिष्मती या महेश्वर जिसे हम कहते हैं। तो महेश्वर की प्राचीनता पूर्व पाषाण काल में भी है, ताम्रपाषाण काल भी है और अवंती महाजनपद काल में भी यह एक अच्छी स्थिति में था ये शहर, और यह अवंती महाजनपद की दूसरी राजधानी था। हेमवंशी जो शासक थे महिष्मत, इन्होंने कहते हैं कि महिष्मती यानी महिष्मत के नाम पर ही महेश्वर या महिष्मती की स्थापना हुई है। इन्होंने इसको स्थापित किया था महिष्मत ने, और इन्हीं के जो वंशज थे आगे कीर्तिवीर अर्जुन ने इसको राजधानी बनाया। और कहते हैं कि कीर्तिवीर अर्जुन जिन्हें सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है, नर्मदा नदी के जल को मोड़ दिया था। महेश्वर के बारे में हुएनसांग और कालिदास से भी जानकारी प्राप्त हो रही है। हुएनसांग ने 640 ईस्वी में महेश्वर की यात्रा की थी। उसके अनुसार यहाँ पर किसी ब्राह्मण का शासन था। कालिदास की रचना रघुवंश में भी इसका महेश्वर का उल्लेख है। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी, ये मंडन मिश्र जिन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था, वो भी हमें यहीं के दिखाई पड़ रहे हैं, महेश्वर के दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर मंडलेश्वर है जो मंडन मिश्र के नाम पर है, जो महेश्वर का जुड़वा शहर माना गया है। ये जुड़वा है महेश्वर और मंडलेश्वर। अहिल्याबाई के समय महेश्वर ने सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा उन्नति की। यहाँ पर किला का निर्माण हुआ। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई ने इसको अपनी राजधानी भी बनाया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं महेश्वर से काफ़ी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, और महेश्वर और नर्मदा टोली दोनों जो है पूर्व पाषाण और ताम्रपाषाण काल, विशेषकर पूर्व पाषाण काल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके बाद ये जो अन्य जानकारी है तो हमें इतिहास के अन्य हिस्सों में मिली जाती है। महेश्वर के बाद त्योंथर है, रीवा में है, और ये जो है बुद्धकालीन अवशेष हैं यहाँ प्राप्त हो रहे हैं हमको। और ये नगरीय सभ्यता लगभग 400 से 300 ईसा पूर्व के है, यानी मौर्य काल और मौर्य काल के आसपास ये दिखाई पड़ रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं
ये 16 जनपद काल में भी थी और मौर्य काल में भी ये विद्वान थी। त्योंथर, इसके अलावा मौड़ी मंदसौर में ये पाषाणकालीन औजार एवं मृदुभांड यहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। खलघाट धार ये ताम्र पाषाणकालीन और बुद्धकालीन स्थल माना गया है, यहाँ से ताम्र पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं और बुद्धकालीन अवशेष भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। खेड़ी जो होशंगाबाद में है ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के यहाँ से हमें प्रमाण मिलते हैं। महेश्वर से एक और जो प्रसिद्ध चीज़ है वह है महेश्वर की साड़ियाँ, ये इसके लिए भी काफ़ी विख्यात रहा है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ रहे हैं भीमबेटका की ओर। भीमबेटका, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, भीम के बैठने का स्थान। भीमबेटका हो गया बाद में। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। भीमबेटका जो है ओबेदुल्लागंज तहसील में है, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज तहसील में। इसका उत्खनन कार्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर द्वारा किया गया वर्ष 1957-58 में। यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। उत्खननकर्ता कौन थे? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर महोदय, जो बहुत प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं हमारे यहाँ। भीमबेटका जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला के निचले भाग में स्थित है और इसके दक्षिण से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आरंभ हो जाती है। भीमबेटका को अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित किया गया था, धरोहर घोषित किया गया था, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के भोपाल रीजन द्वारा किया गया था उसको घोषित। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका को शामिल किया। यह क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आ चुका है। भीमबेटका एक पुरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन स्थल है, लेकिन यह मुख्यतः पुरा पाषाणकालीन ही है और यहाँ से लगभग 500 चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली हैं और यहाँ पर आदि मानव द्वारा किया गया विश्व का सबसे प्राचीनतम चित्रांकन भी प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए यह जाना जाता है। तो भीमबेटका के बारे में ये जो जानकारी है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सांची के स्तूप की ओर। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में ही है और सांची के पास में जो अभिलेख मिले हैं उसमें सांची को ककनाथ बोट कहा गया है, यानी प्राचीन काल में सांची को ककनाथ बोट कहा जाता था। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है। सांची के उत्खनन कार्य से कई विद्वान जुड़े हैं। इसकी खोज तो जनरल रॉयलेट द्वारा, या इनको टेलर भी कहा गया है कुछ किताबों में, जनरल रॉयलेट द्वारा वर्ष 1818 में की गई और वर्ष 2018 में सांची ने अपने खोज के 200वीं वर्षगांठ मनाई थी। इसके बाद उसके उत्खनन से जुड़े कनिगम साहब 1851 में इन्होंने इस क्षेत्र का सर्वे किया और उसके बाद जो है मेजर कॉल ने 1888 में सांची के आसपास की पहाड़ियों के जंगलों को साफ किया और जो तोड़नदार जो बिखरे हुए थे, गिरे पड़े हुए थे, उनको ठीक करवाया। उसके बाद जुड़े इनसे जॉन मार्शल साहब वर्ष 1912 से 1919 के बीच में इसके उत्खनन कार्य से संबंधित रहे, जुड़े रहे। जॉन मार्शल साहब को हम लोग सभी जानते हैं, प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो सिंधु सभ्यता के उत्खनन के दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे थे। सांची के स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। सांची से 3 स्तूप प्राप्त होते हैं। एक बड़ा स्तूप है जिसे हम महास्तूप कहते हैं और 2 उससे थोड़े छोटे स्तूप प्राप्त होते हैं। पहले ये जान लीजिए, स्तूप, विहार और चैत्य में क्या अंतर है। स्तूप का अर्थ होता है समाधि स्थल, समाधि स्थल होते हैं ये बौद्ध धर्म के। विहार जो होते हैं भिक्षुओं के निवास स्थान है, निवास स्थानों को विहार कहा जाता है। और चैत्य जो हैं पूजा घर होते हैं, पूजा गृह कहलाते हैं, पूजा घर कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं सांची में
3 स्तूप प्राप्त हो रहे हैं। एक बड़ा है जिसे महास्तूप कहा जा रहा है और इस महास्तूप में भगवान गौतम बुद्ध के धातु अवशेष हैं और 2 अन्य स्तूप जो मिले हैं उनमें से एक स्तूप में अशोक के काल के बौद्ध प्रचारकों, बौद्ध विद्वानों का, और एक और जो स्तूप है उससे गौतम बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामोदग्लायन के धातु अवशेष मिल रहे हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं। सांची के स्तूप और जो सारनाथ स्तूप है इनका प्रबंधन, जो धार्मिक प्रबंधन है वह श्रीलंका की सरकार करती है। सांची के स्तूप के बारे में थोड़ा सा और जानें। अशोक के शासनकाल में यह मुख्यतः ईंटों से निर्मित हुआ था और शुंग काल में इसके चारों तरफ पाषाण पट्टियाँ जड़ी गईं। इसके अलावा जो रेलिंग है जो पाषाण निर्मित है वह भी शुंग काल में ही हमें प्राप्त हो रही है, शुंगकालीन है। उसके बाद सातवाहन काल में यहाँ पर चारों तरफ 4 तोरण द्वार लगाए गए और इन तोरण द्वारों में गौतम बुद्ध के जीवन की जो मुख्य झांकी हैं, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का महापरिष्क्रमण यानी घर से निकलने की घटना, गौतम बुद्ध द्वारा संबोधि प्राप्त करना, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी उपदेश देना, इसके अलावा उनका महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु संबंधी घटनाओं को उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ से जो है मगध नरेश, अजातशत्रु और कौशल नरेश प्रसेनजित को गौतम बुद्ध से मिलने जाते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा सांची के एक तोरण द्वार से हमें सातवाहन कालीन जो है सातकर्णी प्रथम या श्री सातकर्णी भी कहा जाता है, इस शासक के कारीगरों के मुखिया वासिष्ठी पुत्र आनंद का एक लेख भी प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि सातवाहन काल में सांची पर सातवाहनों का अधिकार हो चुका था और इस काल में भी सांची के स्तूप में कुछ ना कुछ कार्य होते रहे होंगे। सांची स्तूप के बारे में यही जानकारी है। अब इसके बाद हम चल रहे हैं भरूच के स्तूप की ओर। भरूच का जो स्तूप है ये सतना में है और इसके खोज जो है कनिंघम द्वारा की गई थी वर्ष 1873 में। भरूच के स्तूप जो है मुख्यतः शुंगकालीन है और इसमें भी गौतम बुद्ध के जीवन की जो है झांकी हैं उस उत्कीर्ण मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी अजातशत्रु और कौशल नरेश प्रसेनजित को भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हुए दिखाया गया है। यहीं पर लिखा है अजातशत्रु भगवतो वंदते, अर्थात अजातशत्रु भगवान की वंदना करता है, यानी वह गौतम बुद्ध की वंदना कर रहा है, यह भी दिखाया गया है। भरूच के जो स्तूप है उसके बाद हम चलते हैं मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की ओर। यह पाटनी गांव में है जो बरेली तहसील में पड़ती है, यह भी रायसेन में है। मृगेंद्रनाथ की जो गुफाएं हैं इनकी खोज जुलाई 2009 में हुई और ये लगभग 1 किलोमीटर लंबी हैं। इसके बाद पहाड़गढ़ की बात आ रही है। पहाड़गढ़ जो है जौरा में है, जौरा यानी मुरैना की जो तहसील है, इसका खोज जो है 1979 के आसपास हुई है। यहाँ से 86 गुफाओं की श्रृंखला में मिल रही है जो कि पुरापाषाणकालीन है, यानी पहाड़गढ़ पुरापाषाणकालीन और लौहयुगीन अवशेष भी यहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं। लौहयुगीन अवशेष यानी 1500 ईसा पूर्व के जो अवशेष हैं वो भी यहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके प्राप्त हो रहे हैं जो लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। अब थोड़ा सा लौहयुगीन को समझ लीजिए। लौहयुग जो है सबसे पहले आया पाषाण काल, यानी जिस काल में मनुष्य ने पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया वह पाषाण काल कहलाया। उसके बाद उसने जो सबसे पहले जो धातु प्रयोग की उसे कहा जाता है तांबा का प्रयोग किया मनुष्य ने, तो इसे ताम्र पाषाण काल भी कहा गया, यानी तांबे के और पत्थर के उपकरणों का एक साथ इन्होंने प्रयोग किया। तांबे के बाद उन्होंने कांस्य का प्रयोग किया मनुष्य ने, और यानी सिंधु सभ्यता जो थी वह कांस्ययुगीन सभ्यता थी।
इसके बाद आता है लौह युग, यानी जिस काल मनुष्य ने अन्य उपकरणों के साथ साथ लोहे का प्रयोग किया और लोहे का प्रचलन ज़्यादा हुआ, वह काल कहलाता है लौह युग के। तो लौह युगीन जो अवशेष हैं वह भी हमें पहाड़गढ़ से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा कलशपा जो और जूना सरवास हैं, ये दोनों जो हैं उज्जैन से प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से भी हमें 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के साक्ष्य मिल रहे हैं। 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के साक्ष्य का मतलब है ये जो काल है ये वैदिक काल और महाजनपद काल की बात कर रहे हैं हम, यानी इस काल के यहाँ से हमें सभ्यता के साक्ष्य मिल रहे हैं कलशपा और जूना सरवास से जो उज्जैन में प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा हम हथनौरा को भी समझें जरा सा। हथनौरा जो है इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ से लगभग 5 लाख वर्ष से लेकर 20 लाख वर्ष पुराना जो एक है, इसके बीच का एक मानव कपाल, इसे हम खोपड़ी भी कह सकते हैं, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं जो हथनौरा से प्राप्त हो रहे हैं। हथनौरा से जो मानव मिला है वो होमो इरेक्टस प्रकार का है और ये जो कपाल है ये लगभग 25 से 35 वर्ष की आयु के किसी जो है महिला का है। हथनौरा का जो उत्खनन कार्य है उस समय प्रसिद्ध जो विद्वान हैं, भूगर्भ शास्त्री रहे, जियोलॉजिस्ट वे थे डॉक्टर अरुण सोनकिया, जो दुर्भाग्य से 3 वर्ष पूर्व एक कार एक्सीडेंट में जिनका निधन हो गया है। 5 दिसंबर सन 1982 को यह कपाल जो है मानव का यहाँ से प्राप्त हुआ था। और हथनौरा में जो कपाल प्राप्त हुआ इसका पुरातात्विक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि विश्व में सबसे पहला मनुष्य अफ्रीका में जन्मा था। अफ्रीका में जन्मा था जो कि ओल्ड वाईगॉज तंजानिया के ओल्ड वाईगॉज नामक स्थान पर जन्मा था। ऐसा डॉक्टर सोनकिया द्वारा बताया गया कि अफ्रीका के तंजानिया में ओल्ड वाईगॉज नामक स्थान है, वहाँ पर विश्व में पहली बार जो है मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। ये घटना है पुरापाषाण काल की। और वहाँ से वह सऊदी अरब आया और सऊदी अरब से मानव ने भारत की तरफ बढ़ा, भारत से वह चाइना की तरफ पहुँचा, ऐसा माना जाता था। लेकिन हथनौरा में जो कपाल प्राप्त हुआ उसने इस धारणा को बदल दिया। पहले हमारे यहाँ पुरापाषाणकालीन स्थल तो प्राप्त हो रहे हैं, जैसे आदमगढ़ है, जैसे भीमबेटका है, जैसे जो पहाड़गढ़ को भी हम मान सकते हैं, ऐसे तमाम स्थल प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ से चित्र वगैरह की भी हमें जानकारी मिल रही है, औजार भी मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक हमको मानव के साक्ष्य नहीं मिले थे, मानव का जो है अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे, जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए थे। हमारे यहाँ ये माना जाता था कि मानव का जो है विधिवत रूप से जो जीवाश्म प्राप्त होता है वह है मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। लेकिन हथनौरा ने इस धारणा को बदल दिया। जो मनुष्य है वो है, जो कपाल जो उसका मिला है वह 5 से लेकर 20 लाख वर्ष पुराना है। तो इससे पता चलता है कि हथनौरा का हमारे भारतीय पुरातत्व इतिहास में वही स्थान है जो भीमबेटका की गुफाओं का, जो आदमगढ़ की गुफाओं का और जो सिंधु सभ्यता का। इन क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।